Hello everyone and welcome back to the channel. If you are new here, a big welcome to you. Today we are going to study BPSC 105 Introduction to Comparative Government. Unit 2 Approaches to the Study of Comparative Government. Explain the traditional and modern approaches to the study of comparative government. Introduction. Comparative government is the study of political system, institution and processes of different countries. To understand political systems effectively, political scientists have developed different approaches. To understand political systems effectively, political scientists have developed different approaches. These approaches help researchers and analysis governments and political behavior systematically. पॉलिटिकल सिस्टम को बेहतर तरीके से समझाने और उनके एनालिसिस करने के लिए पॉलिटिकल साइंटिस्ट अलग अलग तरीक़ों मतलब अप्रोचेस का इस्तेमाल करते हैं। ये अप्रोचेस रिसर्चर्स को सरकारों और पॉलिटिकल बिहेवियर मतलब राजनीतिक व्यवहार की सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट आ गया इसके 2 मेजर अप्रोचेस। मुख्य रूप से 2 बड़े अप्रोचेस हैं इसके। जो फर्स्ट है ट्रेडिशनल अप्रोच, सेकेंड है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब पारंपरिक दृष्टिकोण। मॉडर्न अप्रोच हो गया आधुनिक दृष्टिकोण। इसके बेसिक अंतर क्या हैं मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। ट्रेडिशनल अप्रोच का पूरा फोकस सिर्फ फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सरकारी और कानूनी ढांचों पर होता है। मॉडर्न अप्रोच उसके आगे बढ़कर पॉलिटिकल बिहेवियर, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल प्रोसेसेस की स्टडी करता है। ठीक है, फिर आ गया ट्रेडिशनल अप्रोच। मैं आपको उसे शॉर्ट में बता देती हूँ। ट्रेडिशनल अप्रोच टाइम पीरियड क्या है? ये अप्रोच सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध मतलब 1939 से 1945 तक सबसे ज़्यादा डोमिनेंट था। इसका कोर फोकस क्या है? ये मुख्य रूप से सरकार के फॉर्मल स्ट्रक्चर्स मतलब कानूनी ढांचों पर फोकस करता है, जैसे देशों की कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है, फिर फीचर्स क्या हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के? इंस्टीट्यूशनल फोकस मतलब संस्थात्मक केंद्रीकरण। इस अप्रोच का सबसे बड़ा लक्षण ये है कि ये सिर्फ फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करता है। इसके अंदर पार्लियामेंट, कैबिनेट, प्रेसिडेंट, कोर्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाए गए हैं सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया जाता है। लीगल ओरिएंटेशन, यह अप्रोच पूरी तरह से कानून के दायरे में रहकर की बात करता है। ये इस बात पर सबसे ज़्यादा जोर देता है कि संविधान और कानून के मुताबिक इस संस्थाओं के चलाने के लिए क्या क्या प्रोविजंस बनाए गए हैं। नेक्स्ट आ गया डिस्क्रिप्टिव नेचर मतलब वर्णनात्मक प्रकृति। ये पॉइंट्स नीचे। अब है डिस्क्रिप्टिव अप्रोच मतलब डिस्क्रिप्टिव नेचर। इस अप्रोच के स्कॉलर्स या थिंकर्स का मुख्य काम राजनीतिक व्यवस्थाओं मतलब पॉलिटिकल सिस्टम्स के सिर्फ डिस्क्रिप्शन देना था। ये लोग सिर्फ ये बताते थे कि सिस्टम कानून के मुताबिक कैसे दिखता है। ये इस बात का जवाब नहीं ढूंढते थे कि लोग और नेता राजनीति में ऐसे पॉलिटिकल बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। हिस्टोरिकल मेथड मतलब इस अप्रोच में राजनीतिक संस्थाओं को समझाने के लिए उनके इतिहास मतलब हिस्ट्री का सहारा लिया जाता था। किसी संस्था के जन्म कैसे हुआ और वो समय के साथ कैसे बदली, इस बात को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से एनालिसिस किया जाता था। ठीक है, फिर आ गया नॉर्मेटिव कैरेक्टर। ये अप्रोच इस बात पर ज़्यादा ध्यान देता था कि पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, ना कि इस बात पर कि वो असल में कैसे काम कर रहे हैं, हाउ दे आर एक्चुअली फंक्शन। ये सच्चाई फैक्ट्स इससे ज़्यादा आदर्शों मतलब वैल्यूज़ और मॉरल्स पर फोकस करता था। मेरिट्स ट्रेडिशनल अप्रोच के। मेरिट्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच प्रोवाइड नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। ये अप्रोच हमें अलग अलग देशों के संवैधानिक ढांचों मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स की बहुत अच्छी और गहरी जानकारी देता है। हेल्प्स अंडरस्टैंड लीगल फाउंडेशन ऑफ गवर्नमेंट्स। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि किसी सरकार की कानूनी बुनियाद मतलब लीगल फाउंडेशन और नियम क्या है। यूज़फुल फॉर स्टडिंग हिस्टोरिकल पॉलिटिकल डेवलपमेंट। किसी देश की राजनीति का इतिहास और उसके इंस्टीट्यूशन का विकास कैसे हुआ, ये जानने के लिए ये तरीके बहुत यूज़फुल हैं।
नेक्स्ट आ गया लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच, इसकी कमियां या फिर सीमाएं क्या है। इग्नोर्स पॉलिटिकल बिहेवियर, ये सबसे बड़ी कमी है। ये सिर्फ कानून और संस्थाओं पर ध्यान देता था, लेकिन आम जनता, नेताओं और वोटिंग के रियल बिहेवियर को पूरी तरह इग्नोर कर देता था। नेग्लेक्ट सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, किसी देश की राजनीति वहाँ के समाज और पैसों मतलब अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स से चलती है। यह अप्रोच इन दोनों चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देता था। फोकसेस ओनली ऑन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, इसका दायरा बहुत छोटा था क्योंकि ये सिर्फ कागज़ी और सरकारी संस्थाओं तक ही सीमित था। इसमें कोई साइंटिफिक टूल मतलब लैक्स साइंटिफिक मेथड एंड एम्पिरिकल रिसर्च, इसमें कोई साइंटिफिक टूल, डाटा कलेक्शन या एम्पिरिकल रिसर्च नहीं होता था। नेक्स्ट आ गया हमारा मॉडर्न अप्रोच। क्या गया हमारा मॉडर्न अप्रोच। मुझे लग रहा है हमारी वीडियो बहुत लंबी जाने वाली है। Modern approach. After World War II, political scientists felt that merely studying constitution and institutions was insufficient. They began focusing on political behavior and actual political processes. The modern approach emerged mainly in the United States during the 1950s and 1960s and is often associated with the behavioral revolution. Second World War के बाद political साइंटिस्ट ने महसूस किया कि सिर्फ संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन और सरकारी संस्थाओं मतलब इंस्टीट्यूशन को पढ़ना काफ़ी नहीं है, ये इनसफिशेंट है। इसीलिए उन्होंने अपना ध्यान पॉलिटिकल बिहेवियर और एक्चुअल पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार पर चलने वाली असली राजनीतिक पर लगाना शुरू किया। मॉडर्न अप्रोच मुख्य रूप से यूनाइटेड स्टेट्स में 1950s और 1960s के दौरान उभर कर आया। ये दो राजनीति विज्ञान में बिहेवियरल रेवोल्यूशन मतलब व्यवहारनात्मक क्रांति के नाम से जाना जाता है, जहाँ कानून से ज़्यादा इंसान के व्यवहार पर रिसर्च शुरू हुई। फीचर्स ऑफ मॉडर्न अप्रोच: साइंटिफिक मेथड, बिहेवियरल फोकस, एम्पिरिकल रिसर्च, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, कंपैरेटिव एनालिसिस, वैल्यू न्यूट्रलिटी। साइंटिफिक मेथड, ये क्या है? मॉडर्न अप्रोच राजनीति को एक साइंस की तरह पढ़ता है। इसमें रिसर्च करने के लिए साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, सर्वेज, इंटरव्यूज़ और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। बिहेवियरल फोकस, ये अप्रोच फॉर्मल संस्थाओं के बजाय उन लोगों पर फोकस करता है जो राजनीति चला रहे हैं। इसमें समाज के अलग अलग इंडिविजुअल और ग्रुप्स मतलब जैसे ग्रुप्स में क्या आ गया, जाति, समूह, ये सब आगे के राजनीति व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जैसे वो वोट क्यों देते हैं या प्रोटेस्ट क्यों करते हैं। एम्पिरिकल रिसर्च, एम्पिरिकल का मतलब होता है जो सच्चाई और सबूतों पर आधारित हो। इस अप्रोच में जो भी पॉलिटिकल कंक्लूजन निकले जाते थे वो फैक्ट्स और एविडेंस पर आधारित होते थे, ना कि पुरानी एजम्पशंस पर। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, राजनीति को अकेले नहीं समझा जा सकता, इसलिए ये अप्रोच दूसरे सब्जेक्ट्स के इंसाइट्स उधार लेता है। ये सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को राजनीति समझाने के लिए जोड़ता है। कंपैरेटिव एनालिसिस, इसमें अलग अलग देशों के पॉलिटिकल सिस्टम की तुलना बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से की जाती है। इसका मकसद अलग अलग देशों की राजनीति में एक जैसे पैटर्न्स और सिमिलैरिटीज़ को पहचानना होता है। वैल्यू न्यूट्रलिटी, इसका मतलब है कि रिसर्चर्स को राजनीति की स्टडी करते समय ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। उन्हें अपने पर्सनल बायसेस, पसंद नापसंद, धर्म या विचारधारा को रिसर्च से दूर रखना चाहिए ताकि सही और सच्चा रिजल्ट सामने आए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया मेजर मॉडर्न अप्रोचेस। Behavioral approach. The behavioral approach studies the actual behavior of political actors rather than formal institutions. यह अप्रोच फॉर्मल संस्थाओं के बजाय पॉलिटिकल एक्टर्स जैसे राजनीति में शामिल लोग जैसे नेता, मतदाता और ये सब जो है कि एक्चुअल बिहेवियर का अध्ययन करता है। फिर इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? फोकस ऑन पॉलिटिकल बिहेवियर, इसका पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि लोग राजनीति में कैसे और क्यों बिहेव करते हैं। यूज़ ऑफ एम्पिरिकल डाटा, ये सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि फैक्चुअल डाटा और ज़मीनी सबूतों का इस्तेमाल करता है। साइंटिफिक रिसर्च मेथड्स, इसमें साइंस के तरीके जैसे ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स का यूज़ होता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसमें डाटा को नंबर्स, ग्राफ्स और स्टैटिक्स के ज़रिए
एनालाइज किया जाता है ताकि रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट हो। इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी? इट ट्रांसफॉर्म्स पॉलिटिकल साइंस इनटू अ मोर साइंटिफिक डिसिप्लिन। इस अप्रोच ने पॉलिटिकल साइंस को पुराने कहानी किस्से वाले तरीके से निकाल कर एक प्योर साइंटिफिक सब्जेक्ट बना दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। ठीक है, इसका फाउंडर कौन है? ये अप्रोच मुख्य रूप से एक प्रसिद्ध पॉलिटिकल साइंटिस्ट गैब्रियल एलमंड ने डेवलप किया था। इस अप्रोच के मुताबिक दुनिया के हर एक पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो स्ट्रक्चर्स कुछ ज़रूरी फंक्शंस पूरे करते हैं। पार्लियामेंट एक स्ट्रक्चर है और उसका फंक्शन कानून बनाता है। ये इसकी एग्जाम्पल आ गई। ओके, फिर फंक्शंस इसके फंक्शन आ गए। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, आम जनता या अलग अलग ग्रुप्स द्वारा अपनी मांगों और ज़रूरतों को सरकार के सामने रखना, जैसे प्रोटेस्ट या पिटीशंस के ज़रिए। इंटरेस्ट एग्रीगेशन, हिट समुच्चयन, जनता की उन सभी अलग अलग मांगों को एक जगह इकट्ठा मतलब कंबाइन करना और उन्हें बड़े पॉलिसीज़ या मुद्दों में बदलना। रूल मेकिंग, नियम निर्माण, देश को चलाने के लिए नए कानून और रूल्स बनाना। रूल एप्लीकेशन, नियम लागू करना, बने हुए कानून और रूल्स को पूरे देश में ग्राउंड लेवल पर लागू करना। रूल एडजुडिकेशन, नियम निर्णय, अगर कानून को लेकर कोई विवाद हो तो उसका फैसला करना और इंसाफ देना। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सिस्टम अप्रोच। इसको किसने डेवलप किया था? डेविड एस्टॉन ने। ठीक है, डेविड के मुताबिक राजनीति के सिस्टम की तरह है जो समाज मतलब सोसाइटी के इनपुट्स लेता है और बदले में आउटपुट्स पैदा करता है। आपको लग रहा होगा मैं बहुत स्पीड में पढ़ा रही हूँ, लेकिन टाइम भी देखना है, थोड़ा जल्दी हो जाए। जितनी जल्दी आपको समझ आएगा, पूरी लाइंस पढ़ के वही होगा जो मैं आपको आ जाके ऐसे नॉर्मल बताऊँगी। ओके, फिर आ गया हमारे इसके कंपोनेंट्स। सिस्टम अप्रोच के साइकिल की तरह काम करता है इसमें, जिसमें 4 मुख्य चीज़ें होती हैं। इनपुट्स, डिमांड्स एंड सपोर्ट। डिमांड्स क्या है? जनता की सरकार से मांगे। सपोर्ट क्या है? जनता का सरकार को सहयोग। कन्वर्जन प्रोसेस, ये वो सरकारी मशीनरी जैसे पार्लियामेंट, कैबिनेट है जो जनता के इनपुट्स पर विचार करती है और फैसले देती है। आउटपुट्स, पॉलिसीज़ एंड डिसीजंस। कन्वर्जन के बाद सरकार जो नए कानून, रूल्स या स्कीम्स बनाती है उन्हें आउटपुट कहते हैं। फीडबैक, आउटपुट्स लागू होने के बाद जनता उस पर अपना रिएक्शन देती है। अगर जनता खुश है या ना खुश है तो वो दोबारा नए इनपुट्स बनाती है और ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में स्टडीज़ इंस्टीट्यूशंस, ये इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करते हैं। मॉडर्न अप्रोच में स्टडीज़ पॉलिटिकल बिहेवियर, ये पॉलिटिकल बिहेवियर को स्टडी करते हैं। मतलब ये सिर्फ इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करता है, और जो दूसरा है मॉडर्न अप्रोच, ये पॉलिटिकल बिहेवियर को स्टडी करता है। लीगल एंड हिस्टोरिकल, इसका तरीका लीगल एंड हिस्टोरिकल होता है, मतलब इसका मेथड जो है वो लीगल और हिस्टोरिकल है। और मॉडर्न का जो है उसका मेथड है, इसका तरीका साइंटिफिक एंड एम्पिरिकल और सबूतों पर आधारित होता है। नेचर क्या है इसका? ये डिस्क्रिप्टिव नेचर है और दूसरे का एनालिटिकल नेचर है। वैल्यूज़ नॉर्मेटिव हैं और दूसरे की वैल्यू न्यूट्रल है। एरिया कवर्ड, डेवलप्ड कंट्रीज़, कौन सा एरिया कवर किया इन्होंने? डेवलप्ड कंट्रीज़। और मॉडर्न मनी डेवलपिंग, इंक्लूडिंग डेवलपिंग कंट्रीज़, उन्होंने भी जैसे इंडिया, अफ्रीका, ये सभी जो है। स्कोप क्या है इसका? लिमिटेड, और दूसरे का ब्रॉड स्कोप है। ठीक है, कंक्लूजन, अब हम इसका कंक्लूजन पढ़ेंगे। ठीक है, both traditional and modern approaches have contributed significantly to comparative government. The traditional approach provides knowledge about constitutional and legal constitutions, while the modern approach offers a scientific understanding of political behavior and political processes. Today, scholars often combine both approaches to gain a comprehensive understanding of political system across the world.
कंपैरेटिव गवर्नमेंट का फील्ड में ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों ही अप्रोचेस ने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किसी एक को गलत या बेकार नहीं कहा जा सकता। ट्रेडिशनल अप्रोच हमें किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इंस्टीट्यूशंस की गहरी जानकारी देता है। ये बताता है कि कानून के मुताबिक सिस्टम्स का ढांचा कैसा होना चाहिए। मॉडर्न अप्रोच का क्या फ़ायदा है? ये दूसरी मॉडर्न अप्रोच हमें पॉलिटिकल बिहेवियर, पॉलिटिकल प्रोसेसेस का एकदम साइंटिफिक और पॉलिटिकल तरीके से विश्लेषण करके देता है। आज के समय का ट्रेंड क्या है? आज के समय का दौर जो है वो नए स्कॉलर्स और रिसर्चर्स किसी एक तरीके पर निर्भर नहीं रहते, वो दोनों ही अप्रोचेस को आपस में कंबाइन कर देते हैं। इसीलिए ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दुनिया बाहर के पॉलिटिकल सिस्टम्स की पूरी सच्ची और गहरी समझ हासिल कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली क्लास में हम और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड।